हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 की शुरुआत में एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे प्यार करने लगेंगे। वो लड़की घुटनों पे बैठी होती है और कोई उसके सामने खड़ा होता है। वो कहती है, क्या मैं जेनेट की तरह बन जाऊं। वो लड़की बहुत रो रही थी। वो कहती है, अगर मैं वैसा करती हूँ तो क्या आप मेरा नाम प्यार से लेंगे? क्या आप मुझे प्यार भरी नज़रों से देखेंगे? क्या आप मुझे अपनी बाहों में लेंगे और मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे? वो आदमी कहता है, ऐसी कोई चीज़ तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं मर ना जाऊं। ये सुनते साथ वो लड़की बहुत रोने लगती है। वो कहती है, ऐसा क्यों है? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना पापा। मैं तो आपके साथ ज़्यादा वक्त से हूँ, जब तक जेनेट भी नहीं आई थी तब से। उसके पापा कहते हैं, पागल लड़की। ये सुनकर वो लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ही सोचती है, मेरे पापा की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है और इस आवाज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसके पापा कहते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। उसके पापा का नाम क्लाउड था। क्लाउड बहुत हार्टलेस इंसान था। ये सब सुनने के बाद अथानासिया बहुत रोती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब कहानी पास्ट में जाती है, जब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उसके हाथ में एक खिलौना होता है और वो बच्ची फ्लोर पर लेटी होती है। वो उस खिलौने से खेल रही थी, मगर वो खिलौना उसके हाथ से गिर जाता है। ये सब एक लड़की सोच रही थी। वो अपने आप से ही कहती है, मैं उस नॉवेल के बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो रोमांस नॉवेल जो एक कस्टमर यहाँ छोड़ गया था। उस नॉवेल का टाइटल और उसके लोग बहुत अजीब हैं और वो नॉवेल तो बहुत बच्चों वाली थी। क्या मैंने उस बुक को इसलिए याद किया क्योंकि उसकी प्रिंसेस उसमें मारी गई और उस प्रिंसेस का नाम और मेरा नाम सेम है। फिर हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। वो अपना खिलौना दूर जाने से रोने लगती है। उसके पास एक मेड बैठी होती है, मगर वो कुछ नहीं करती। तभी एक दूसरी मेड आती है। वो उसे वो खिलौना उठा कर देती है। वो मेड कहती है, ये बच्ची तो बार बार अपना खिलौना गिराते रहती है। दूसरी मेड कहती है, बेबीज के हाथ कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो पकड़ नहीं पा रही है। वो मेड उस बच्ची से कहती है, अब मुझे सताओ मत और इस टॉय से चुपचाप खेलो। वो बेबी कहती है, उस मेड ने उस टॉय को ज़मीन से उठाया और बिना पोछे उसे मेरे हाथ में दे दिया। क्या ये सच में हो रहा है? क्योंकि मैं एक बाहर वाली हूँ, मगर मैं तो एक प्रिंसेस हूँ ना। उस बच्ची के हाथ से वो टॉय फिर से गिर जाता है तो वो मेड चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो गया है? मेरे हाथ पहले ही काम में बिजी हैं और ऊपर से तुम मुझे और सता रही हो। मैं तुम्हें ये आखिरी बार उठा कर दे रही हूँ। वो बच्ची मन में कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो ये नहीं है। क्या तुम लोगों को लग रहा है इस खिलौने से मुझे अच्छा लगेगा मेरी एज में? वो मेड उस बच्ची से कहती है कि अब तुम इस खिलौने से बोर हो गई हो। वो बेबी को उठाती है और झूले में डाल देती है। वो कहती है, तुम कुछ देर आराम करो और वहाँ से जाने लगती है। वो बेबी सोचती है, क्या ये हेडमेड के पास जा रही है? अब ये दोबारा दूसरे खिलौने के साथ आएगी तो मैं और रोने लगूंगी। वो बेबी झूले को देखने लगती है और ये देखकर वो सोचती है, ये सबसे तो मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैं कुछ स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद सो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक बेबी बन गई। असल में जो लड़की ये नॉवेल पढ़ रही थी वो इस नॉवेल में आ जाती है और एक बेबी बन जाती है और वो बेबी एक प्रिंसेस है। ये सब सोचकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो रही थी। कुछ देर बाद वो मेड एक दूसरा खिलौना लेकर आती है। वो लड़की सोचती है, ये तो हमेशा ऐसी ही करती है। जब भी मैं रोने लगती हूँ तो जाकर हेडमेड से दूसरा खिलौना ले आती है और कहती है, हमारा बजट लो है तो इसी से खेलो। क्या ये ऐसे ही एक बेबी के रूम का दरवाज़ा बिना खटखटाए खोलकर आ सकती है? वो बेबी उसे देख रही होती है तो वो मेड कहती है, मैं तुम्हें अभी कडल नहीं करूँगी तो रोना बंद करो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वो लड़की सोचती है, ये कितनी बुरी है। मैं तो बस एक बेबी हूँ, इसे मुझसे अच्छे से रहना चाहिए। लगता है सभी प्रिंसेस को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। मेरी पिछली लाइफ में तो मैं एक अनाथ थी,
इस लाइफ में मैं एक प्रिंसेस बनी हूँ, ये अच्छी बात है, मगर मैं ऐसी प्रिंसेस क्यों बन गई जिसे सब नफरत करते हैं। ये सोचकर वो बेबी रोने लगती है। अथानासिया कहती है, इस दुनिया में जो मेरे पापा हैं वो एक सच में साइको हैं। ये सोचते साथ वो बहुत डर जाती है। उसे बहुत हैरानी होती है। अथानासिया अपने झूले में लेटी होती है। वो सोचती है, जो भी कुछ मैंने अब तक मेट्स की बातों से सुना है उससे मुझे पता चला, ये जो रूबी पैलेस है जिसमें मैं अभी फिलहाल रह रही हूँ, वहाँ पर असल में पहले एम्परर्स की वाइफ्स रहा करती थी। मगर ये सब तब तक था जब तक मैं पैदा नहीं हुई थी। जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन एम्परर ने पैलेस में सभी को मार दिया। मेरी मॉम एक डांसर थी। वो बहुत अच्छा डांस किया करती थी और वो काफी अट्रैक्टिव भी थी। एम्परर का अटेंशन मेरी मॉम पर आ गया और वो मेरी मॉम को पसंद करने लगे। उसके बाद मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद एम्परर मेरी मॉम को भूल गए और जब मैं पैदा हुई उसी समय मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसी वक्त से एम्परर मुझे बाहर की लड़की समझने लगे और उन्होंने तब से मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद से मुझे रूबी पैलेस की मेड्स ने बड़ा किया। मगर जो एम्परर है वो कितना बुरा है, उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ दोनों को साइड में कर दिया। इसी पैलेस में एम्परर ने सभी को मार दिया था और उसने मुझे यहीं छोड़ दिया है बड़ा होने के लिए। वो कितना बेरहम है। अथानासिया ये सब भी सोच रही होती है। जब उसने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी, जो कि एक नॉवेल है, तो वो बहुत डर गई थी और ये सोचकर उसे रोज रात में डर लगा करता था। मगर अब जो उसे सबसे डरावना लगता है वो एम्परर है, जिसे वो अब तक नहीं मिली है। वो एक प्रिंसेस के तौर पर पैदा हुई है इस दुनिया में, पर फिर भी वो लकी नहीं रही। अथानासिया सोचती है, क्या होगा अगर अचानक से एम्परर को गुस्सा आ जाए और वो मुझे मार दे, जैसे उसने सभी को मारा था जो इस पैलेस में रह रहे थे। अथानासिया अपने आप से ही कहती है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये सब सोचकर मैं अपने आप को ही डरा रही हूँ। इस दुनिया में जो मेरा नाम है वो मुझे मेरी मॉम ने दिया था, अथानासिया। इसका नाम है जो जल्द नहीं मरेगी। मगर एक बाहर वाली प्रिंसेस के हिसाब से ये नाम तो बहुत अच्छा है। ये नाम उस बीमार प्रिंसेस का था जो एक नॉवेल बुक में थी। उस नॉवेल का नाम लवली प्रिंसेस था। ज़रूर मॉम ने मेरा नाम ये सोचकर रखा होगा ताकि मैं लंबे समय तक जीऊँ और एम्परर के साथ ज़्यादा वक्त तक रहूँ। मगर जो नॉवेल में अथानासिया थी उसकी तो एक हादसे में डेथ हो गई थी। उस समय तो वो बस 18 साल की थी और उसकी डेथ तो उसके पापा के वजह से ही हुई थी। ये सब सोचकर अथानासिया बहुत डर रही थी। उसे पसीने छूट रहे थे। वो कितना भी कोशिश करे मगर ये सारे थॉट्स उसके दिमाग से नहीं निकल रहे थे। तभी अचानक सारी मेड्स दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाजे की आवाज़ सुनते साथ अथानासिया चौंक जाती है। मेड्स उसे देखती है। एक मेड कहती है, ये अब तक नहीं सोई। दूसरी मेड कहती है, क्या हमें सच में यहाँ रहना होगा? वैसे भी ये खुद से तो उठ नहीं सकती। तुम्हें तो पता ही है लिलियान कितनी अजीब है। वो अकेले कितना परेशान करती है। हमें ये मौका अच्छा मिला है, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। एक मेड कहती है, क्या होगा अगर ये अचानक से रोने लगे? दूसरी मेड कहती है, उसका झूला हिला देना, वो अपने आप सो जाएगी। अथानासिया मन में कहती है, अब ये सब मुझ पर निकाल रही हैं, इन्हें मुझ पर नहीं निकालना चाहिए। मैं भी तो इन लेडीज के साथ यहाँ रूबी पैलेस में फंस ही चुकी हूँ। तभी एक मेड उसे गोद में लेती है। अथानासिया मन में सोचती है, जिस हिसाब से ये लोग मेरे बारे में सोचते हैं, लोग मेरे बारे में सुनने के बाद तो मुझे एक रोतड़ू बेबी कहेंगे। मगर जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। लिली यहाँ की एक मेड है। उसे तो फिक्र भी होती है कि मैं ज्यादा रोती नहीं हूँ और वो मुझसे बातें भी करती है। एम्परर यहाँ आज तक नहीं आए और उन्होंने मुझे अब तक नहीं देखा, तो इस वजह से ये सारी मेड्स के दिमाग में यही है कि मैं एक बाहर की बच्ची हूँ। अथानासिया सोचती है, मेरा बस अब एक ही गोल है, मुझे बस एक भूल गई प्रिंसेस की तरह रहना है और मुझे किसी की भी आंखों में नहीं आना, कोई मुझे जान ना पाए और एक वक्त आने पर मैं यहाँ से सारी महंगी चीजें लेकर भाग जाऊंगी। इस रूम में बहुत सी महंगी चीजें हैं।
अथानासिया सोचती है इसलिए सब मुझे भूल जाओ। एम्परर ने आज तक अथानासिया के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, मगर फिर भी उसकी लाइफ बहुत लग्जरी है। उसके आसपास बहुत सी महंगी चीजें रखी होती हैं, और रखी भी क्यों नहीं होगी। आखिर ये एक पैलेस जो है। अथानासिया को रोज 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है यहाँ। उसे एक नर्म गद्दा भी मिला है जिसमें वो आराम से सोती है। वो सोचती है कुछ भी हो, ये लाइफ कितनी भी बुरी हो, पर फिर भी मैं तो एक प्रिंसेस ही हूँ ना। मैं बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बड़ी होंगी ताकि मैं यहाँ का सारा सोना लेकर भाग सकूं। पर इसके पहले मुझे इस झूले से बाहर निकलना होगा। मुझे बस सही से अपना खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी एक मेड दूसरी मेड से कहती है, हम यहाँ कुछ भी नहीं हैं। एम्परर के एक इशारे पे हम सब मारे जाएंगे। हम कुछ भी कर लें, हमारे बस में कुछ नहीं है। मगर हम ही यहाँ क्यों आए? हमें ही यहाँ क्यों भेजा गया? क्या तुमने उस भूत के बारे में सुना है जो किचन से रोज रात को निकलता है? वो सोचकर तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या पता किसी दिन हम ही वहाँ फंस जाएं। मुझे तो ऐसे पैलेस में बिल्कुल नहीं रहना। ये सब सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। दोनों मेड आपस में बात कर रही थी और अथानासिया उनकी बातें सुन रही थी। वो सोचती है बस मुझे एक मोमेंट का इंतजार करना है, बस उसके बाद मैं सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। अथानासिया खुश हो रही थी। तभी एक मेड उसे खिलाने लगती है। वो मेड अथानासिया से बहुत क्लोज हो गई थी। वो उसे अपने बेबी की तरह रखने लगती है और उससे बहुत प्यार करती है। अब अथानासिया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो पैलेस में रेंगने लगती है। रेंगते हुए अथानासिया की नजर सारी चीजों पर जाती है। वहाँ सारी चीजें सोने की होती है, जो देखकर अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है। अथानासिया सोचती है जो उसकी मेड है लिली, उसे लगता होगा मुझे चमकदार चीजें बहुत पसंद हैं। जब भी मैं किसी खिलौने से बोर हो जाती हूँ तो लिली मुझे एक नया खिलौना ला कर देती है जो बहुत चमकदार होता है। ये पैलेस काफी लग्जरी है, मगर जो बजट इन मेड्स को दिया गया है उस वजह से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला कभी। अथानासिया जिस बॉल से खेलती थी वो भी सोने का था। अथानासिया सोचती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये भी लेकर भागूंगी। रूबी पैलेस में अथानासिया के दिन काफी सुकून के हैं। उसे कुछ नहीं करना होता। पहले वो काफी नर्वस हुआ करती थी, मगर अब नहीं। उसने एम्परर से कभी कुछ नहीं सुना, ना ही कभी एम्परर उसे देखने आया है। अथानासिया को लगता है जरूर एम्परर उसे भूल गया होगा। जो मेड्स बहुत डिसिप्लिन रहा करती थी, एक इशारे पे सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ करती थी, वो भी अब बहुत रिलैक्स है क्योंकि एम्परर कभी यहाँ उन्हें देखने नहीं आए। अथानासिया बराबर अपना खाना खा रही है, एक्सरसाइज कर रही है, रोज बराबर सो रही है और धीरे धीरे अब वो बड़ी भी हो रही है। वो सोचती है तब बहुत अच्छा होगा जब मैं चलना शुरू कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा सोना चुराना शुरू करूंगी। पर क्या ये बस अथानासिया सोच रही थी? वो नोटिस करती है उसके कमरे से बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं, बहुत सी चमकदार सोने की चीजें। अथानासिया सोचती है क्या लिली ने उन सबको दूसरे कमरे में रख दिया है ताकि मुझे कोई चीज लग ना जाए। यही सब सोचते हुए अथानासिया का डायपर गीला हो जाता है, तो वो सोचती है पहले मुझे ये चेंज करवाना होगा। चेंज करने के बाद अथानासिया लिली के गोद में बैठी होती है और लिली उसके लिए एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में लिखा होता है पैलेस का जादूगर बाकी सारे जादूगर के हिसाब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है क्या इस वर्ल्ड में जादूगर भी हैं? मुझे लगा ही था ये बस कोई आम कंट्री नहीं है, ये तो एक जादुई दुनिया है। अथानासिया वो बुक में देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। लिली पढ़ती है जो जादूगर इस टावर का है वो आराम से अपने जादू से एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। अथानासिया कहती है मुझे भी देखना है, मुझे भी रियल लाइफ में जादू होता हुआ देखना है। लिली पढ़ती है इसी वजह से उन जादूगरों को अपना हार्ट फ्रीज करना पड़ता है क्योंकि ऐसी पावर्स का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा है
कि जो इस पैलेस का जादूगर था उसने पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया था। तभी अथानासिया के सामने एक पिक्चर आती है। वो देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है? अथानासिया कहती है नहीं। लिली कहती है ये तुम्हारे फादर हैं। अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है कि जो आदमी ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया वो बाहर की दुनिया में ये सब कर रहा है। वो अपने फादर को बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगती है, मगर लिली को तो उसकी कोई बात नहीं समझ आ रही थी। लिली बताती है यही इस समय का एम्परर है। अथानासिया सोचती है यही वो इंसान है जिसने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया है। इस पैलेस के सभी लोगों को मारने के बाद ये किंग बनने चला है। मुझे पता है ये बस एक स्टोरी बुक है, पर फिर भी ये इतना बुरा कैसे हो सकता है? लिली कहती है मैंने तुम्हें कभी मैजेस्टी का नाम नहीं बताया। वो उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारे पापा हैं जिसका नाम क्लाउड है, क्लाउड दी अल्गर ओबेलिया। ये सुनते साथ लिली हैरान हो जाती है। वो बहुत शौक में आ जाती है। वो लिली की तरफ देखते हुए कहती है क्या कहा तुमने? लिली वापस से मैजेस्टी का नाम बताती है। अथानासिया कहती है ये नहीं हो सकता, इसका नाम उस एम्परर का क्यों है जो लवली प्रिंसेस में था। लिली कहती है और तुम्हारा नाम प्रिंसेस अथानासिया दी एल्गर ओबेलिया है। अथानासिया सोचती है और मेरा नाम तो उस बुक की प्रिंसेस का नाम है। लिली कहती है प्रिंसेस तुम मैजेस्टी की बहुत प्यारी बेटी हो। अथानासिया कहती है क्या ये बस मैं हूँ? मुझे क्यों डर लग रहा है? वो नॉवेल के बारे में याद करने लगती है कि वो नॉवेल की एंडिंग कैसी थी। लवली प्रिंसेस एक रोमांस फैंटेसी नॉवेल थी जो ऑनलाइन दुनिया में बहुत फेमस हुई थी। टाइटल का नाम जैसा है उस बुक में भी 2 प्रिंसेस हुआ करती थी। दोनों प्रिंसेस में से जो एम्पायर की प्रिंसेस बनी थी जिसका नाम जेनेट था, जेनेट काफी नर्म दिल लड़की थी और बहुत खूबसूरत थी। जेनेट को बस उसके पापा ही नहीं प्यार करते थे, उसका पूरा किंगडम प्यार किया करता था। और जो लोग जेनेट को प्यार करते थे वो सारे उसके पापा के लोग थे। क्लाउड के लोग उसे एक हीरो की तरह समझते थे जिसने उनके नेशन को बचा लिया। मगर सच तो ये है कि क्लाउड बहुत हार्टलेस इंसान है जिसने अपने बड़े भाई को मार दिया ताकि वो उस कद को हासिल कर सके और जहाँ वो आज हैं वो उसे सब मिल जाए। मगर जेनेट काफी अलग थी। उसने तो उस इंसान का भी दिल नर्म कर दिया जो किसी के बारे में नहीं सोचा करता था। क्लाउड को जेनेट के बारे में तब पता चला था जब वो 14 साल की थी। जेनेट की मॉम क्लाउड की फियांसे थी, मगर किसी वजह से वो बन नहीं पाई और जेनेट के जन्म के वक्त उसकी मौत हो गई। जेनेट की आंटी ने उसे अपने पास रख लिया और क्लाउड से इतने सालों तक सब कुछ छुपाती रही ताकि जेनेट उस पत्थर दिल क्लाउड से बची रहे। जब क्लाउड को जेनेट के बारे में पता चला तो पहले तो वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता था, वो उससे बात नहीं करता था। मगर जेनेट तो काफी नर्म दिल इंसान थी, वो सबसे बहुत अच्छे से रहा करती थी और धीरे धीरे वो क्लाउड के भी करीब आ गई। और ऐसे ही क्लाउड ने भी जेनेट के लिए अपना दिल नर्म कर लिया। जेनेट के पापा एक किंग हैं, इसलिए जेनेट की शादी एक प्रिंस से हुई। जो एम्पायर का बेस्ट इंसान था उसे जेनेट के हस्बैंड के तौर पे चुना गया और उसके बाद जेनेट ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार दी। ये सब सोचकर अथानासिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने झूले में ही बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो लोग कितने खराब हैं। और दूसरी तरफ जो पहली प्रिंसेस थी जिसका नाम अथानासिया है, उसका क्या हुआ? अथानासिया क्लाउड की पहली बेटी थी, मगर जेनेट और उसकी उम्र सेम ही थी। अथानासिया के बारे में क्लाउड को तभी बता दिया गया था जिस समय वो पैदा हुई थी, मगर उसने अथानासिया को ऐसे ही छोड़ दिया और मेट्स के हाथों में दे दिया और उसी वजह से अथानासिया एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी। जब पहली बार उसने अपने फादर को देखा तो उसका 9th बर्थडे था। अथानासिया अपने बेड पर थी, बाहर से उसे बहुत शोर की आवाज आ रही थी। इस वजह से वो अपने बिस्तर से उतरती है और रूबी पैलेस के बाहर जाने का सोचती है। तब काफी रात हो चुकी थी और उसी समय वो क्लाउड से मिली। जिस समय वो क्लाउड से मिली तो वो गार्डन में थी। क्लाउड और उसका सामना होते साथ अथानासिया उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है।
क्लाउड उसकी तरफ देखता है, मगर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अथानासिया को देखकर भी क्लाउड ने अनदेखा किया, मगर अथानासिया ऐसी लड़की थी जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, तो उसके लिए ये मुलाकात तो काफी अलग थी। अथानासिया ने बहुत कोशिश की कि उसके पापा उसे भी प्यार करें, उसे समझें, उसे देखें और उसे अपने पास रखें। अथानासिया बड़े होते होते बहुत खूबसूरत हो गई। उसके अंदर बहुत सी स्किल्स भी थी, और जिस दिन अथानासिया को प्रिंसेस का कद मिलने वाला था, जब वो 14 साल की हुई, तब उसके सारे सपने टूट गए। उसकी जगह प्रिंसेस का कद जेनेट को मिल गया। अथानासिया काफी उदास हो गई। उसकी दुनिया तो बहुत सुनी हो गई, और वहीं जेनेट की दुनिया चमकदार बन गई, एक सूरज की तरह। जेनेट को तो सभी प्यार करते थे। अथानासिया को जितने लोग पसंद किया करते थे, उससे ज्यादा जेनेट को करते थे। अथानासिया बहुत अच्छी लड़की थी, मगर बुक में तो जेनेट को अच्छा बताया गया था और उसकी लाइफ अच्छी कर दी गई। मगर अथानासिया को कभी भी जेनेट को लेकर जलन नहीं हुई। उसने तो उसे पैलेस के बारे में सब कुछ बताया और सारे रास्ते सिखाए। ये सब सोचकर अथानासिया को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बुक में वो कितनी पागल थी। इतना सब होने के बावजूद भी उसने जेनेट की मदद की। उसने सब कुछ खो दिया और उसे बिल्कुल गम नहीं हुआ। बस उसे एक ही चीज चाहिए थी, अपने पापा का प्यार, मगर वो भी उसे कभी नहीं मिला। और इतना सब करने के बाद भी अथानासिया आखिर में मारी गई, वो भी अपने ही पापा के हाथों से। उस पर इल्जाम लगा था कि उसने अपनी बहन जेनेट के ग्लास में जहर मिलाया है, मगर उसे तो बस फंसाया गया था। जेनेट की आंटी ने ये सब किया था ताकि जेनेट को वो सारे कद मिल सके जो अथानासिया के हो जाएंगे बड़े होकर। क्लाउड ने अथानासिया के ऊपर ये इल्जाम जानने के बाद एक बार भी नहीं सोचा कि वो उसी की बेटी है। अथानासिया तो ऐसी थी कि अगर उसे पता चलता जेनेट के ग्लास में जहर मिला हुआ है, तो जेनेट को बचाने के लिए वो खुद वो पी लेती, क्योंकि कहीं भी जेनेट के साथ अगर कुछ भी बुरा होता तो उससे क्लाउड दुखी हो जाता, और अथानासिया अपने पापा को कभी दुखी नहीं देख सकती थी। ये सब से तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि वो कितनी पागल लड़की थी। देखा जाए तो वो काफी बेचारी भी थी। जेनेट की आंटी ने तो ये इल्जाम उस पर ये सोचकर लगाया होगा ताकि क्लाउड उसे अपने से दूर कर दे, मगर क्लाउड तो बहुत बेरहम था। उसने तो अथानासिया का इल्जाम सच होने से पहले ही उसे मार दिया। उस दिन अथानासिया का 18th बर्थडे था। उस दिन से बराबर 9 साल बाद, जिस दिन अथानासिया पहली बार गार्डन में अपने पापा से मिली थी, मगर कुछ समय बाद सच बाहर आ गया और क्लाउड को पता चल गया कि अथानासिया बेकसूर थी। मगर क्लाउड को कभी भी बुरा नहीं लगा। उसे बिल्कुल इस बात से दुख नहीं हुआ जो उसने अथानासिया के साथ किया, मगर जेनेट को काफी बुरा लगा। वो अपनी जिंदगी बहुत दुखी से जी रही थी, मगर तभी उसे उसके फियांसे ने संभाला और उसे अपना सहारा दिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई थी। नॉवेल तो खत्म हो चुकी थी, मगर अथानासिया अब नॉवेल में उस जगह पर है, उस प्रिंसेस की जगह पर जो 18 साल की होते साथ मारी गई, वो भी अपने ही फादर के हाथों से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नॉवेल में अथानासिया की डेथ इतनी कॉमनली कैसे हो गई, जिसका किसी भी कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो अथानासिया को बहुत पसंद करती थी नॉवेल पढ़ने के बाद, मगर अथानासिया जेनेट और क्लाउड से तो काफी बेटर थी। वो सोचती है मैं इस दुनिया में लोगों के बारे में जरा कम सोचा करूंगी, मैं बस खुद खुश रहने के बारे में सोचूंगी, मगर मैं ऐसे ही खड़े रहकर बुरा होते हुए तो नहीं देख सकती। ये सब सोचकर अथानासिया बहुत रोने लगती है कि अब वो उस नॉवेल वाली अथानासिया बन चुकी है, जिसे पूरी स्टोरी पता है कि उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचकर वो बहुत रो रही थी। अथानासिया बहुत रो रही होती है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे पता चल चुका था वो नॉवेल की वो प्रिंसेस बन चुकी है जिसकी मौत अपने फादर के हाथों होती है, और वो बहुत छोटी उम्र में ही मारी जाती है। अथानासिया जमीन पे अपना सर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे का क्या करे। तभी लिली भागते हुए आती है, वो उसे गोद में उठाती है और चुप कराने लगती है। लिली उससे पूछती है तुम इतनी दुखी क्यों हो?
क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मगर अथानासिया तो किसी और बात पर दुखी थी। लवली प्रिंसेस नॉवेल में एक ही लड़की ने अथानासिया का साइड लिया था और उसी ने कहा था कि अथानासिया बेकसूर है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, और ये कहने की वजह से वो भी क्लाउड के हाथों से मारी गई थी। रूबी पैलेस के बारे में उसे सब कुछ पता था, मगर वो फिर भी सामने से अथानासिया की नैनी बनने के लिए रूबी पैलेस में गई, और इसका एक ही रीजन था, अथानासिया की मॉम। उसे अथानासिया की मॉम बहुत पसंद थी और वो हमेशा से वैसी ही बनना चाहती थी जैसे उसकी मॉम, एकदम फ्री थी, उसे किसी का भी डर नहीं था। मगर अथानासिया की मॉम डायना का तो उसे जन्म देते हुए ही मौत हो गई और क्लाउड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया रूबी पैलेस में बड़ा होने के लिए। तभी लिली अथानासिया की नैनी बनकर वहां आई और उसने उसका ख्याल रखा। लिली अथानासिया से बहुत करीब थी, वो उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। अथानासिया रोते हुए सोच रही थी, मैं उसी बुक के अंदर आ चुकी हूँ और मुझे अब पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं ही वो प्रिंसेस हूँ जो मारी गई थी। इसका मतलब क्या मैं मारी जाऊंगी और लिली भी मुझे बेकसूर साबित करने में मारी जाएगी। लिली अथानासिया के कपड़े उतार देती है, वो उसकी डायपर चेंज करती है, मगर अथानासिया तो चुप ही नहीं हो रही थी। लिली को तो समझ नहीं आ रहा था वो किस वजह से रो रही है। इस वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अथानासिया शांत हो जाए। अथानासिया कहती है, मैंने डायपर गीला नहीं किया है। लिली उसे गोद में उठाकर शांत करने लगती है। वो कहती है, मेरी प्रिंसेस चुप हो जाओ। मगर प्रिंसेस तो बस यही सोच रही थी कि मैं ही क्यों अथानासिया बनी, तुम मुझे जेनेट बुलाओ, मुझे अथानासिया नहीं बनना है। वो मन में सोचती है, मैंने सही सोचा था, मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए और अब तो मैं पक्का यहाँ से भाग जाऊंगी बिना कुछ सोचे। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। रूबी पैलेस के गार्डन में बहुत से खूबसूरत फ्लावर्स आ गए थे और अथानासिया अब चलने लगी थी। उसके सुनहरे बाल थे और वो बहुत प्यारी बच्ची थी। अथानासिया एक मेड से चॉकलेट मांगती है। ये देखकर वो मेड काफी हैरान हो जाती है। उसे अथानासिया बहुत प्यारी लगती है चॉकलेट मांगते हुए। वो कहती है, क्या मेरी प्रिंसेस को चॉकलेट चाहिए? अथानासिया कहती है, हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ये सुनकर तो मेड बहुत खुश हो जाती है। अथानासिया अब बोलने लगी थी और उसकी बातें सभी मेड्स को समझ आने लगी थी। तभी एक दूसरी मेड उस मेड से कहती है ना, तुम क्या कर रही हो? हेड मेड लिलियन ने कहा था ना कि तुम प्रिंसेस को स्नैक्स नहीं दे सकती। हैना कहती है, ये तो बस एक ही पीस है। दूसरी मेड कहती है, मगर तुम अकेली नहीं हो जो इसे ये एक पीस चॉकलेट देगी। तभी अथानासिया उस मेड का कपड़ा पकड़ते हुए उसे बुलाती है। वो कहती है, मगर एथी को चॉकलेट चाहिए। अथानासिया की ऐसी हरकत देखकर वो नैनी भी बहुत खुश हो जाती है और वो भी उसे एक चॉकलेट निकाल कर देती है। वो उसे चॉकलेट देते समय कहती है, तुम लिलियन को मत बताना। और फिर अथानासिया उसे थैंक यू के तौर पर एक किस देती है। मगर हैना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दूसरी मेड से कहती है, तुम यहाँ जानबूझकर आई थी ना ताकि तुम मेरी किस ले सको। अथानासिया, वो किस मुझे देने वाली थी। वो मेड कहती है, ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जितनी चालाक हूँ? मुझे तो बस अथानासिया की बातें अच्छी लगी तो मैंने उसे चॉकलेट दे दी। अथानासिया वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है, टाइम तो जैसे पानी की तरह बह गया हो और अभी मैं 5 साल की हो चुकी हूँ। मेरे इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने सारे मेट्स को अपनी तरफ कर लिया है और वो सब मुझे पसंद करने लगी है। जब मैं छोटी थी तो मैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल कर दिया करती थी। मैं उनसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेट्स मेरे अगेंस्ट हों। और हाँ, मैं तो तब चीजें इमेजिन कर रही थी। मुझे लग रहा था किसी ने मेरे कमरे से वो सब हटा दिया ताकि मुझे चोट ना लगे। मगर इस पैलेस में तो सभी बहुत शातिर हैं और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे घराने से नहीं बिलोंग करते, तो इसलिए उन्होंने वो चीजें चुराना शुरू कर दी और देखते ही देखते बहुत सी चीजें गायब हो गई। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो लोग तो अपने बारे में ही सोचेंगे ना। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
लोगों को पता चल गया कि क्लाउड को मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे रूबी पैलेस में कोई इंटरेस्ट है। मैं तो बहुत बेचारी हो गई थी जब वो सभी धीरे धीरे करके रूबी पैलेस की सारी कीमती चीजें ले जाने लगे। मैं वहाँ बस अकेले थी, इस वजह से उन लोगों को किसी का भी डर नहीं था। वो कोई भी चीज लेकर चले जाते थे और देखते ही देखते वो लोग इतने फ्री हो गए कि वो लोग दीवारों पे लगी हुई ज्वेलरी तक चुरा कर लेके जाने लगे। ये मेरे लिए तो बहुत अपसेटिंग था, ये सोच के कि वो सारी चीजें मेरी हैं, वो फ्यूचर में मेरी होने वाली है और वही ये लोग चुरा रहे हैं। ये सब लिली को भी पता चला और लिली को ये सब पता चलने के बाद वो मेरे लिए हेडमेड से लड़ने लगी कि ये सारी चीजें अथनासिया की हैं, ऐसे ही कुछ भी चोरी नहीं हो सकता। मगर जो चीजें इस पैलेस से जा चुकी थी, जो मेड्स ने चुरा लिया था, वो कभी भी रिटर्न इस पैलेस में वापस नहीं आई और ज्यादातर तो हेडमेड ने ये सब किया था। इसीलिए तो लिलियन उसे नए खिलौने लेकर नहीं देती थी। मगर दूसरी तरफ अथनासिया ने भी काफी चीजें छुपा कर रखी हुई थी और वो लिली को भी नहीं पता चला था। एक दिन अथनासिया बाहर जाने लगती है। लिली उससे पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? अथनासिया कहती है, मैं फ्लावर्स लेने जा रही हूँ। तो लिली उसका चेहरा पोंछती है। उसके चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था। अथनासिया देखती है उसके हाथों पर भी चॉकलेट लगा हुआ है। वो सोचती है कि मैं अपनी ड्रेस पर पोंछ लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर फिर अथनासिया सोचती है मैं बाहर जाकर फाउंटेन में धो देती हूँ। लोग रूबी पैलेस को इस वजह से जानते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखता है। रूबी पैलेस के अंदर की भी और बाहर की भी, दोनों ही चीजें देखने लायक हैं। मगर बाहर तो ऐसे ऐसे स्टैचू बने थे जो कोई देखना नहीं चाहेगा। अथनासिया हाथ धोते हुए सोचती है, मगर ये पैलेस बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इन स्टैचूज को देखते हुए तो यहाँ बच्चे नहीं रह सकते। तभी हाथ धोते हुए अथनासिया फाउंटेन में अपना चेहरा देखती है। वो बहुत हैरान हो जाती है। अथनासिया सोचती है ये कितनी खूबसूरत है, तो मैं इस दुनिया में ऐसी दिखती हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रही हूँ। मगर ये जो आंखें हैं ये मेरे फादर की हैं, ये ब्लू आंखें ये उन लोगों की है जो मेरे फादर के फैमिली में से थे और मेरे पापा की भी बिल्कुल ऐसी ही आंखें हैं। इस दुनिया के जो लोग हैं उन सबके पास कोई ना कोई मैजिकल पावर है, मगर जो एम्परर की फैमिली है उनके पास काफी यूनिक मैजिक है। इसी वजह से उन लोगों की आंखें इतनी प्यारी हैं। सभी कहते हैं मैं एक अकेली हूँ जिसकी आंखें क्लाउड की तरह हैं, मगर जेनेट भी तो है जिसके बारे में इन लोगों को अब तक नहीं पता। अब अथनासिया गाना गाते हुए फ्लावर्स चुन रही थी। वो बहुत सारे फ्लावर्स ले लेती है। तभी वो अपने आसपास देखने लगती है। वो सोचती है ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। अथनासिया गुम हो चुकी थी। वो गार्डन में फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते काफी दूर आ गई थी। अथनासिया सोचती है कि मैं वापस गुम हो गई। वो आसपास देखने लगती है। उसे कुछ नजर नहीं आता। कुछ दूर उसे एक किला नजर आता है। अथनासिया उसकी तरफ जाने लगती है। वो उस पैलेस के बाहर खड़े होकर वो देख रही थी। अथनासिया कहती है ये तो रूबी पैलेस नहीं है, मैं आखिर कितना दूर आ गई हूँ। वो धीरे से अंदर जाती है। वो वहाँ देखने लगती है। अथनासिया कहती है क्या यहाँ कोई नहीं रह रहा? मगर ये तो काफी साफ है और इस महल का अच्छे से ख्याल रखा गया है। देखते देखते अथनासिया अंदर चली जाती है। वो पूरा महल देखती है। उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता तो वो खुश हो जाती है। अथनासिया सोचती है कि अगर यहाँ कोई नहीं रह रहा तो क्या मैं इस पैलेस को यूज कर लूँ। मैं सोच रही थी कि मैं अपने सारे गोल्ड्स जो मैं चुरा रही हूँ वो कहाँ छुपाऊं, क्योंकि इतने सारे गोल्ड तो मैं रूबी पैलेस में नहीं छुपा सकती। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है। मैं इस जगह को अपना सोना छुपाने के तौर पर यूज करूंगी। ये सोचकर अथनासिया बहुत खुश होती है। फिर अचानक वो सोचने लगती है कि मेरी जो पुरानी दुनिया की बॉडी थी उसका क्या हुआ होगा। क्या मैंने स्लीपिंग पिल्स कुछ ज्यादा ही खा लिए थे और मैं सोते सोते ही मर गई थी। शायद मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई होगी। तब तो वहाँ पर ठंडियों का मौसम चल रहा था और मैंने तो अपने रूम का हीटर भी नहीं ऑन किया था।
क्योंकि मैं अनाथ थी तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट पीछे छूट गया है और मुझे वापस उस दुनिया में जाना भी नहीं है, तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरी पुरानी बॉडी का क्या हुआ होगा। अथानासिया की जिंदगी इस दुनिया में तो बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत सारा खाना है, मुझे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं है और मेरे पास तो एक महल भी है। और शायद ये सब मेरे पास इसीलिए है क्योंकि मेरा वापस से जन्म हुआ है। यहाँ की भाषा सीखना अथानासिया के लिए इतना मुश्किल नहीं था। इस दुनिया में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ना लोगों को ज्यादा लिखना आता है, ना लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इतनी कम उम्र में मुझे इतना सब पढ़ने लिखने आ गया और मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए। ये देखकर तो सभी बहुत हैरान हो गए थे। सारी मेट्स को लगता है उनकी प्रिंसेस एक इंटेलिजेंट है। अथानासिया सोचती है मैं तो एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी ताकि मैं किसी की नजरों में ना आऊं और जब मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मैं सुकून से रहूं, मगर मैंने तो खुद ही सब खराब कर लिया। इसी वजह से अथानासिया एजुकेशन में बहुत आगे थी। लिली अथानासिया से कहती है प्रिंसेस मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश रहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अथानासिया कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है लिली। अथानासिया की ये बात उसे बहुत तंग कर रही थी कि वो अब सबकी नजरों में आ रही है, मगर इससे ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि रूबी पैलेस तो पूरा सराउंडेड है और कोई भी बाहर वाला यहाँ अंदर नहीं आ सकता। जो अथानासिया की कहानियाँ मेट्स को पता है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अथानासिया ये भी सोचती है कि मैं मेरे 9th बर्थडे पर गार्डन में नहीं जाऊंगी ताकि क्लाउड के साथ मेरा आमना सामना ना हो और मैं 18 साल होने से पहले ही यहाँ से भाग जाऊंगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती ज्यादा लोगों की नजरें मुझ पर पड़े। मुझे उस क्लाउड के हाथों से मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा एक भी काम नहीं करूंगी जिससे मैं लोगों की नजरों में आऊं। अब लिली बहुत देर तक अथानासिया के साथ बैठती है, फिर वो जाते समय पूछती है प्रिंसेस आपको मैं मिल्क ला कर दूं? अथानासिया कहती है हाँ मगर मुझे गर्म चाहिए। लिली कहती है ठीक है मैं गर्म करके लेके आती हूँ। इसके बाद अथानासिया वापस अपनी पेंटिंग करने लगती है। लिली के जाते ही वो तुरंत उठती है और बेड के नीचे से अपना एक झोला निकालती है जिसके अंदर उसने काफी सारा सामान छुपाया हुआ था। अथानासिया वो अपने पैरों पर बांध लेती है। वो दोनों पैर पर एक एक झोला बांधती है। वो सोचती है रूबी पैलेस में मैंने काफी दिनों तक इन्हें छुपा कर रखा है, अब मुझे इसे अपने वो वाले पैलेस में ले जाना होगा जहाँ मैं फ्यूचर के लिए चीजें छुपा रही हूँ। और अथानासिया मेट्स की बातें भी सुन लेती है कि वो जल्द ही इस पैलेस को साफ करने वाले हैं। अथानासिया वो बांध कर खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये तो बहुत वजन है, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। मैं ऐसे ही 2-3 बार उस पैलेस में जाकर आऊंगी ताकि मैं सारा सोना वहाँ छुपा दूं। अब रात में लिली अथानासिया को किस करती है और उसे सो जाने कहती है। लिली के जाते ही अथानासिया तुरंत खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अथानासिया कहती है इन्हें इतने देर तक बांधे रखने से मुझे दर्द होने लगा है। वो चुपके से बाहर निकलती है और गार्डन से होते हुए बाहर आ जाती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि अथानासिया बाहर है। वो तुरंत भागते हुए उस पैलेस के तरफ जाने लगती है और वो पैलेस पहुंच जाती है। अथानासिया भागते हुए बहुत थक चुकी थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस भागने लगती है। वो सोचती है अगर मैं इसे बिल्डिंग के अंदर छुपाऊं तो शायद मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। अथानासिया उसे एक पेड़ के नीचे छुपाने का सोचती है। वो अपने दोनों पैरों में से उन झोलों को निकालती है, मगर उसके पास खोदने के लिए तो कुछ नहीं था। वो सोचती है अगर मैं हाथों से जमीन खोदूंगी तो लिली को पता चल जाएगा और उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं बाहर गई थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं इन्हें यहीं पेड़ के नीचे रख देती हूँ और कल मैं वापस आकर इन्हें जमीन के नीचे रख दूंगी। मैं हैना से एक शार्प टॉय लेकर आऊंगी। अब अथानासिया फुल स्पीड से रूबी पैलेस के तरफ भाग रही होती है ताकि लिली के वापस आने से पहले वो पहुंच जाए और भागते भागते अथानासिया आ जाती है। वो तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। अथानासिया को बहुत पसीना आ रहा था, तभी लिली उसे उठाने आती है। लिली देखती है कि अथानासिया तो पूरी भीग चुकी है। उसे समझ नहीं आता उसे अचानक क्या हो गया।
लिली कहती है शायद इसे हल्का बुखार है। वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? अथानासिया कहती है ये रूम बहुत गर्म हो चुका है, यहाँ पर बहुत रोशनी है। विंडो से तो काफी रोशनी अंदर आ रही थी। वो कहती है तुमने सही कहा, क्या गर्मियाँ आ चुकी हैं? कल ही मैं यहाँ पर पर्दे लगवा दूंगी। अथानासिया कहती है मुझे मिल्क पीना है और लिली उसके लिए मिल्क लेने चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक वो रोज भाग कर जाती उस पैलेस के पास और वहाँ पर अपना सोना छुपा देती। वो कुछ दिनों में जाया करती थी ताकि वो पकड़ी ना जाए। असल में तो अभी जैसे अथानासिया अपनी जिंदगी जी रही थी, वो उससे बहुत खुश थी। वो सोचती है अभी तो मुझे ऐसे ही हमेशा के लिए रहना है। इन दीवारों के अंदर तो हमारी जिंदगी एक टाइमिंग बॉम्ब की तरह है और उसका बटन क्लाउड है। वो कभी भी आकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये जो चीजें मैं छुपा रही हूँ, यही मेरे फ्यूचर का सहारा होगी। अब एक दिन ऐसे ही अथानासिया उस पैलेस की तरफ जाने लगती है। वो पैलेस पहुंचती है। अथानासिया कहती है हमेशा की तरह यहाँ कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि मैं आज उस पेड़ की तरफ नहीं जाऊंगी। वो पैलेस के दूसरी तरफ जाने लगती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी सुनहरी मूर्तियाँ दिखती हैं। उन्हें देखकर तो अथानासिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उनके पास जाकर कहती है कि ये सब असली सोना है? ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरे पैलेस में तो सारी चीजें पत्थरों की बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, तो अगर मैं एक यहाँ से ले लूंगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अथानासिया करीब जाकर उस मूर्ति को देखने लगती है। वो सोचती है ये सोना ही है ना। तभी पीछे से कोई उसकी तरफ चलते हुए आता है। वो अथानासिया के बहुत करीब था। वो अथानासिया को देखते हुए कहता है ये लड़की मेरे पैलेस में क्या कर रही है? ये सुनकर अथानासिया चौंक जाती है कि उसके पीछे कौन है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।